टॉपिक्स का, फॉरगेटफुल टॉपिक्स का एक कलेक्शन बना सकते हैं। मैंने क्या किया था, जितनी भी चीज़ें बार बार भूल जाता था, मैं आई यूज्ड टू क्लिक अ फोटोग्राफ एंड पुट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ कैमोमाइल टी विद टॉपर्स। मैं हूं चैतन्य मित्तल, ऑल इंडिया रैंक 4 इन द एम्स 2019 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड अगेन आई फील वेरी प्राउड टुडे टू बी इंटरव्यूइंग अनदर वन ऑफ माय जूनियर्स, दैट इज ऋषित. Welcome Rishit to CTWT. Thank you, sir. So congratulations first of all on your amazing result. Thanks a lot, sir. So Rishit had an all India rank of 27 in the NEET 2022 examination, and let's hear today about Rishit's story. क्या थी उसकी journey, and you all will definitely benefit from this. You will understand how the topper mindset thinks and how a topper's journey is supposed to be like, and you will also understand कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड अपनी प्रिपरेशन को आगे कैसे लेके जाना है. बट बिफोर वी डू ऑल दैट हैवी वर्क, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर योर वंडरफुल रैंक एंड हाउ इज योर लाइफ राइट नाउ. It's great, sir. I mean, it's like some dream come true for me, and like the experience is amazing. The people I'm meeting nowadays is the number is like quite vast, and I'm enjoying all that. तो जब वो रिजल्ट आया एंड द फर्स्ट टाइम यू सॉ दैट रिजल्ट स्क्रीन, तो कैसा लगा था वो रिजल्ट देख के? स्क्रीन नहीं दिखी थी, मैं उस समय कोटा में था, तो फ़ोन पे मेरे को रिजल्ट पता लगा. मुझे मतलब हम लोग रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन फिर एनटीए उम्मीद छोड़ चुके थे. फिर फ़ोन पे कॉल आया एंड वर्ड्स वर 27 रैंक आ गई है, एंड आई वाज लाइक बस मिल गया, हो गया. नाइस. तो फिर पेरेंट्स वगैरह का कैसा रिएक्शन था इसमें? फिर क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया इसको? पेरेंट्स बहुत खुश थे ऑब्वियसली, और एक्सपेक्टेड था, लेकिन थोड़ा बॉर्डर लाइन पे था क्योंकि मार्क्स 705 थे, तो 50 के अंदर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा का थोड़ा डर लग रहा था. लेकिन 27 सुन के आई वाज मतलब ऑन द टॉप ऑफ द 7th हेवन. तो सेलिब्रेट बहुत अच्छे से किया. पहले तो कोटा में सेलिब्रेट किया, उसके बाद घर जाके तो अलग ही था. तो जैसा कि ऋषित ने बताया कि एनटीए से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, एंड आई एम श्योर काफ़ी एस्पिरेंट्स भी एनटीए से एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर प्रिपरेशन डिसअपॉइंटेड रहे हैं. तो what was finally your score? Was everything correct according to your answer? Yeah. कि your score was 705 at the end? Like one according to one answer it was 710, but official के according to 705. वो physics वाला question was? नहीं, Frankel defect वाला. Okay. So that after all that 705 you got a rank of 27. Yes. So congratulations on that. Thanks again, sir. ठीक है, तो इसमें पहले रिजल्ट में भी बात करते हैं कि कितने मार्क्स फिजिक्स में थे, कितने मार्क्स केमिस्ट्री में थे, कितने मार्क्स बायो में थे, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वर योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स. Physics was 180 on 180, chemistry में I got 170 on 180, and bio it was 355. So I would say physics and biology were strong, and Yeah, chemistry was sort of your weak Yeah, we can subject. conclude that, but okay, yeah. अच्छा नहीं बता. केमिस्ट्री में थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो गई, और एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था, पर फिर भी केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती थी. अच्छा. So overall, according to you, which was your subject that you loved, which you were good in? Physics and physical chemistry were two subjects जो कि बहुत अच्छे लगते थे. मतलब अब वो छूट गए हैं, तो आई एम मिसिंग दोस सब्जेक्ट्स, इतने अच्छे लगते थे. So Rishit, tell us a little bit about your journey, how you started preparing. मतलब 11th में जब तुम आए तुमने क्या किया, what all you did, little bit about your journey, and let's get to know you better. तो 11th हम our batch was the COVID batch. Both the years were in the shadow of this COVID pandemic. तो 11th का स्टार्टिंग ऑनलाइन था. ऑनलाइन में मतलब क्लासेस आती थी, क्लासेस को अटेंड करते थे, और क्लासरूम वाला फील नहीं आ पा रहा था, तो वो मिसिंग था. और मेडिकल में जो कंटेंट पढ़ाया जाता है आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. तो शुरुआत में मैं बहुत जेई लेवल तक मतलब कुछ भी पढ़ लेता था. मतलब पूरे मैकेनिक्स मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, जो कि बाद में रियलाइज़ हुआ कि नीट के लिए इतना नहीं करना चाहिए. तो देन आई केम ऑन ट्रैक. उस टाइम मार्क्स भी मतलब 670 से ऊपर, 670 to 680 की रेंज में रहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर डिस्ट्रैक्टेड रहूँगा सब्जेक्ट में ही, जो ओरिएंटेशन है एग्जाम का वैसे नहीं पढ़ूंगा, तो मार्क्स एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर नहीं जा सकते. तो वही हो रहा था. हैपहैज़र्ड हो गई थी थोड़ी. Yeah. ओके. मतलब आता सब कुछ था, पर एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता था. फिर जब मैंने ये गलती आइडेंटिफाई की, टीचर्स से बात की, तो देन इट ऑल केम ऑन ट्रैक. तो इस सब में जो ऑनलाइन से ऑफलाइन का शिफ्ट था, डिड दैट मेक अ डिफरेंस फॉर यू? यस, ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज
ऑनलाइन में बैचमेट्स के बारे में नहीं पता होता कोई टीचर से सामने सामने नहीं मिल सकते, और ऑफलाइन की तो बात ही और है. Right. So you made any nice friends in that process also? Yes. Okay. We are currently in good medical colleges, and offline coaching was like another memorable experience of my life. Any specific thing you liked about the online way of how it was going during the pandemic? मतलब उसमें हम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कभी भी क्लास करने का मन नहीं है तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग बाद में देख लो. कंफर्ट जोन काफ़ी मैटर मतलब कंफर्ट जोन में रहना पॉसिबल था ऑनलाइन में. And since you were interested in physics and physical chemistry also earlier, did you consider doing non-medical? मतलब what motivated you to take medical actually? Non-medical was on one of my options, पर medical लिया because I was like medicine अच्छा लगता है, और पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो इन्फ्लुएंस आता है, इन्फ्लुएंस मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कि मुझे अच्छा लगता है उनका लाइफस्टाइल या उनकी बातें, उनका सर्कल, तो वो इन्फ्लुएंस रहता है. कभी प्रेशर फील हुआ पेरेंट्स की तरफ से? नहीं प्रेशर मेडिसिन करना है. ना, उन्होंने ओपन रखा था पूरा. मैंने फाइनल that exposure was there, so you like एक्सपोजर वाज देयर. मैंने ट्राई भी किया IIT का थोड़ा बहुत, लेकिन फिर मेडिकल नहीं, एज डेस्टिनी हैड प्लान्ड परहैप्स. एंड नाउ जब तुम एम्स आके एनाटमी पढ़ना स्टार्ट किया है, एंड आई आल्सो रिमेंबर माय फर्स्ट ईयर एट एम्स, जब मैं एनाटमी पढ़ रहा था तो इट यूज्ड टू बी you really like, you start liking because you leave physics, you leave chemistry and you're purely studying biology. तो उसके बाद जब now you are in MBBS, do you feel that, do you regret taking medicine in any way? Do you feel कि non-medical लेता तो you would have been better in some way? अभी ये कहना जल्दबाजी है, मतलब बिकॉज अभी एक्सप्लोर पूरा नहीं किया है. अच्छा. तो आई थिंक ये बात मैं 2-3 साल बाद कह पाऊंगा कि आई रिग्रेट, और आई डोंट थिंक आई वुड रिग्रेट ऑल दैट. And last thing before we get into your depths of your preparation, कि अभी hostel life and how's your life at AIMS, कुछ specific चीज़ें you want to share about that? एम्स में हॉस्टल है एंड डबल ऑक्यूपेंसी का रूम है, तो रूममेट के साथ काफ़ी गप्पे मार लेते हैं. गप्पे मारना इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़. और प्रोफेसर्स आर अमेजिंग, DH में डिसेक्शन एंड ऑल दैट फैसिनेट्स मी, एंड द सीनियर्स आर ऑल्सो क्वाइट मोटिवेटिंग, हेल्पफुल. So like it is even better than what I had expected. तो probably let's see 2-3 years down the line कैसा लगता है MBBS का. सबका perspective change होता है. And I still absolutely love medicine and I still absolutely love everything. So I hope it stays the same for you. Yes. And soon you will also get your single rooms. तो hopefully वो चीज़ भी अच्छी हो जाएगी, right? ठीक है. तो let's start very systematically. And let's try to understand कि subject wise what was your approach for physics, chemistry and biology? फिजिक्स में जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि मैं बहुत डीप जाता था, ज़रूरत से ज़्यादा डीप जाता था. तो मतलब सबसे पहले तो क्लास अटेंड करो, फिर कोचिंग मॉड्यूल का होमवर्क, फिर जेई मॉड्यूल इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेता था, उनके क्वेश्चंस थोड़े बहुत एरोडोव भी. और उसके बाद केमिस्ट्री के लिए पहले मैं रिसोर्सेज एन्यूमरेट कर रहा हूँ. Absolutely. फिजिक्स में HCV फॉर थ्योरी कंसेप्चुअल बिल्डिंग, दैट्स अ गुड बुक, ग्रेट बुक इनफैक्ट. और क्वेश्चंस को टाइम बाउंड वे में करना था, दिस वाज माय प्राइम गोल, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम लगे क्वेश्चन करोगे तो मतलब यू विल गेट फ्लोन अवे विद टाइम. तो वो टाइम प्रैक्टिस यू स्टार्टेड डूइंग. ओके. केमिस्ट्री में NCERT को मैं शुरुआत से गीता मान के चलता था, क्योंकि नीट का पेपर NCERT से फ्रेम होता है, और NCERT की लाइन आना, मतलब लाइन का पूरा जिस्ट आना बहुत necessary है. So that was true for physical, inorganic and organic? It was true for all these 3 parts, but it was most influential in inorganic. Physical में NCERT नहीं पढ़ोगे तो काम चलेगा, inorganic में नहीं चलने वाला. Organic में भी आजकल लोग सजेस्ट करते हैं, मैंने खुद पढ़ी थी organic की NCERT. Okay. तो NCERT पढ़ने का भी अलग एक्सपीरियंस होता है. अगर आपको एक बार NCERT पढ़ने की जो आर्ट है, if you master that art, then NCERT reading becomes fun. मतलब then you enjoy reading those same texts repeatedly. And what about biology? Biology is all about NCERT again and again, because biology में NCERT conventionally बहुत focused है. Everybody suggests NCERT and that suggestion is true indeed. For building concepts we can refer to what teachers are teaching in the class, but at the end NCERT is NCERT for bio. तो simultaneously थोड़ा एक बार resources को भी sum up करते हैं and books को भी sum up करते हैं. So physics में you said for theory H.C. Verma sir's book you did. And what about question solving? Which book you used for that? Singhage की book आती है, DM Sharma की.
जो आती है संगेज की, राइट? एंड इन फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच बुक डिड यू यूज? नरेंद्र अवस्थी फॉर 11th क्लास. फॉर 12th क्लास आई वाज एज आई सेड बिट स्ट्रीमलाइंड, तो उससे मैंने केवल कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो उसमें ज़्यादा इधर-उधर ज़्यादा 12th क्लास में बिल्कुल इधर-उधर हाथ नहीं मारा. Okay, so you became more focused, and Yeah. I think it worked It well worked, for you. yeah. Okay. And inorganic chemistry में did you use Inorganic any में book? no other book, NCERT and questions of coaching module. Both in 11th and 12th because I was not interested in inorganic. जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ एक्स्ट्रा तो दूर की बात है, जो सिलेबस में उतना कर लो वही सेटिस्फैक्टरी लगता है. Okay. And organic में कोई book? ऑर्गेनिक में MS Chauhan 11th क्लास 12th में भी किया था. MS Chauhan या solved MS Chauhan पूरा कवर टू कवर किया था. Okay. पर एट द एंड ऑर्गेनिक में भी अगेन NCERT इज मैटरिंग द मोस्ट. फॉर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स MS Chauhan इज गुड, अदरवाइज NCERT पे स्टिक करना इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव. मतलब अगर कोई एस्पिरेंट MS Chauhan ना भी सॉल्व करे काम चलेगा, काम चलेगा. अच्छे से चलेगा. Okay. And बायोलॉजी में कोई बुक? MTG फिंगरटिप्स और सिंगेज बाय हरिओम गंगवार सर. राइट. तो बिकॉज सिंगेज उसमें एज फार एज आई रिमेंबर सिंगेज एक ऐसी किताब होती थी जो NCERT की लाइंस को रिवाइज कर देती थी. बिल्कुल. तो इट वाज मोर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट वाज ऑलवेज अगेन अबाउट रिवाइजिंग द NCERT again, there. yeah. Okay, that's fair enough. So apart from this, any other resources that you use, any other books that you use in general for your preparation? वन थिंग स्पेसिफिकली जो मैं कहना चाहूँगा कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में एज लेने के लिए अगर हम क्वेश्चंस के सोर्स की वैरायटी अच्छी रखेंगे तो इट विल हेल्प अस गेट एन एज. मतलब बायोलॉजी के लिए अगर एक कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व किया, दूसरी का किया, MTG फिंगरटिप्स की, सिंगेज की, तो आप क्वेश्चन 4 ऑथर्स के कर रहे हो तो उन चारों ऑथर्स का पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा. तो आप मतलब कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे कि अगर मेरे को सही वर्सेस सही में चूज़ करना है तो मैं क्या चूज़ करूँगा. या फिर क्या मुझे एग्जाम में सोचना चाहिए कि क्वेश्चन गलत हो सकता है क्या क्वेश्चन में बाद में करेक्शन हो सकता है. एग्जाम में क्या सोचना है, इसके लिए मल्टीपल ऑथर्स की बुक करनी चाहिए. तो एक ये टॉपर्स एज पर्सपेक्टिव हो गया कि अगर किसी को बहुत अच्छा रैंक चाहिए तो दे शुड ट्राई टू डाइवर्सिफाई देयर रिसोर्सेज रादर देन एक सिंगल थॉट ऑफ माइंड से चले. तो ओके ऋषित, इसके बाद मेरे को ये बताओ कि अगर किसी को अपनी नीट की पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट करनी है तो बाय व्हेन शुड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग? 11th बिगनिंग आइडियल टाइम है Okay. नीट प्रिपरेशन के लिए. तो अगर अभी कोई एस्पिरेंट अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है फॉर देयर नीट एग्जामिनेशन विच इज ऑन 7th मार्च 2023 एंड इट्स ऑलमोस्ट डिसम्बर नाउ, तो अब नेक्स्ट 6 months कैसे पढ़ाई करनी चाहिए एंड हाउ शुड वन गो अबाउट दैट? व्हाट डिड यू डू इन योर लास्ट 6 months? लास्ट 6 months में पूरा फोकस रिवीजन पे था. मतलब जो पढ़ लिया है उसको, जो मतलब सिलेबस आपने स्कैटर कर लिया है उसको अब लास्ट के महीनों में कंपाइल अप करने का टाइम आ जाता है. लास्ट के टाइम में मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो उसको कंपाइल कैसे करना है, मतलब हाउ टू कंपाइल इट? उसमें प्रायोरिटी वाइज फिक्स करना होगा. जैसे कुछ टॉपिक्स फिजिक्स में ऐसे होंगे जो कि लास्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट में आप वेक्टर और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो नहीं पढ़ोगे. लास्ट में आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे जो आपके वीक हैं, और वीक क्या है ये आपको पूरे 2 साल के प्रिपरेशन के दौरान पता लग गया होगा. तो फोकस ऑन दैट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि वीक है, उनके खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. केमिस्ट्री में अगर आपको कोई डाटा इस टाइप का लगता है कि वो भूल सकते हो आप, तो उसको आप कंपाइल अप कर लो. कंपाइल इन द सेंस मतलब आपको टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ये मुझे आता है और ये मेरा करना बाकी है. अदरवाइज जो आता है उसको आप दोबारा उस पर लेयर लगाते जाओगे तो दैट वोंट मेक एनी सेंस. ओके. एंड बायोलॉजी में? बायोलॉजी में NCERT को बार बार पढ़ते रहिए. वो मतलब NCERT को जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार कम है. So you mentioned something very good here, that mock tests have to be done in the last 6 months and especially the last leg of the preparation. So how many mock tests did you give during your entire preparation? Probably 150. 150. Okay. And इसमें से कितने लास्ट में दिए थे? लास्ट में 180-90 दिए होंगे. बाकी ओवर 2 years बाकी 60 स्प्रेडेड थे. तो what is a good source to do those mock tests and how do mock tests help someone in the preparation? Good source for mock tests is coachings. So you can take the test series of coaching, और आजकल सब टेलीग्राम में मिल जाता है. और उनका स्ट्रैटेजी वही होनी चाहिए कि टाइम 3 hours OMR, और आप अलग अलग स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट पेपर एक्सपेरिमेंट करके देखो. कभी फिजिक्स पहले करो, केमिस्ट्री बाद में, कभी बायोलॉजी पहले करो, कभी पहले एक पूरा क्विक व्यू देख लो पेपर का, फिर बाद में डिसाइड करो क्या करना है. तो एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए. So what strategy did you finally settle on? आपने फाइनली क्या डिसाइड किया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है?
कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर? स्ट्रैटेजी लास्ट में मेरी ये थी कि मैंने जैसे एक्चुअली इनका नीट का पेपर मेरे हाथ में आया तो मैंने सभी पेजेस को पलट के देखा कि पेपर आया कैसा है। तो थोड़ा लंबा लग रहा था शुरू में, तो आई वॉज डिटरमाइंड कि स्पीड ढंग की रखनी है मुझे। और फाइनल स्ट्रैटेजी में फिजिक्स सबसे पहले, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। दिस वॉज माई पर्सपेक्टिव। किसी और को बायोलॉजी पहले करना सूट कर सकता है, किसी को केमिस्ट्री पहले करना सूट कर सकता है। तो वो किस बेस पर डिसाइड किया जाए कि मतलब क्या पहले करना है? जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हो वो पहले। मतलब फिजिक्स में मेरा ये था कि नीट की फिजिक्स कितनी भी टफ आ जाए मेरे लिए आसानी होगी। Okay. तो फिजिक्स सबसे पहले। बायोलॉजी में हो सकता है मैं एक आध चीज़ भूल जाऊँ, और अगर वो जो चीज़ मैं भूल गया हूँ वो मैं पेपर के पहले ही देख लूँ तो और पैनिक हो जाऊँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि स्कोरिंग है उससे वो स्कोर कम कर सकते हैं। ये सोच के मैंने बायो को लास्ट में रखा। राइट, ओके। पर फॉर्चुनेटली मैं कुछ भूला नहीं। दैट्स ग्रेट। ठीक है। एंड उसके अलावा OMR फिल करने की क्या सोचते थे कि साथ साथ फिल करना है, लास्ट में फिल करना है? उससे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, पहले मैंने लाइक क्वेश्चन 1 उसका OMR, सेकंड उसका OMR, लेकिन उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। मतलब आप खुद सोचो, फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, फिर पेन उठा के OMR पे जाएगा, फिर सेकंड, तो मतलब 180 टाइम्स इज गोइंग टू हैपन। और फिर आप क्वेश्चन के आंसर को चेंज भी नहीं कर पाओगे। मतलब फिर आपको कंफर्म हो गए तो ही मार्क कर पाओगे इन द सेंस। तो फिर फाइनलाइज मैंने ये किया, पहले पूरा पेपर, उसके बाद OMR। पहले पूरा 180 क्वेश्चंस, ओके। एंड देन लाइक फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, मन में बोलता था। तो मन में क्या सोचते थे कि OMR भरने को कितना टाइम दूं लास्ट के लिए? मतलब जैसे एक पॉइंट पे पेपर कि अब मेरे को इसके बियॉन्ड पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, मैं OMR भर लेता हूँ। व्हाट वाज दैट लिमिट? ये भी मॉक टेस्ट में पता लग जाता है। तो 30-35 मिनट्स OMR के लिए, स्पेसिफिकली फॉर OMR छोड़ना चाहिए। जस्ट कीप दैट 30-35 मिनट्स फॉर OMR, ओके। दैट्स कई बार ऐसा होता है एग्जाम में बच्चे लालच कर जाते हैं थोड़ा और सॉल्व कर लूँ, पर फिर वो OMR रह जाती है। तो मॉक टेस्ट के बारे में हम इतना डिस्कशन किया, तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो हमें समझ आ रही है, बट मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे किया जाए एंड हाउ कैन एन एस्पिरेंट डिराइव द बेस्ट आउट ऑफ अ मॉक टेस्ट? After checking the answer key of the mock test, you come to know which questions you have done wrong. Now each question should have a separate analysis कि वो silly mistake है, या फिर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर आपने कुछ प्री अज्यूम कर लिया कि क्वेश्चन ने ये पूछा होगा, एंड यू अटेम्प्टेड विद दैट थॉट, बट द क्वेश्चन वाज आस्किंग समथिंग एल्स। ओके। और कुछ हो सकता है कि वो डेटाबेस जो आपको डेटा याद ना हो, आपने अपनी टेक्स्ट बुक के उस एस्पेक्ट से टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ा हो जिससे वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो हर क्वेश्चन के बारे में उस क्वेश्चन के स्पेस के आसपास लिख लेना चाहिए कि दिस वाज सिली मिस्टेक या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, या फिर आउट ऑफ सिलेबस था तो फिर वरी करने की जरूरत तो नहीं। व्हाट डिड यू यूज्ड टू डू? क्वेश्चन पेपर पे ही कमेंट्स लिख लेते हाँ, थे? ओके, फॉर एवरी क्वेश्चन। या मतलब अगर किसी क्वेश्चन में OMR मिस्टेक की है तो उसके सामने OMR मिस्टेक, सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पड़ा है तो उसको खूब ज़्यादा मतलब बार-बार बदला निकाल underline लेता था करिए। पूरा Right. अंडरलाइन करके। How was your score in the mock tests before the examination? It kept on increasing, 680, 690, फिर 700, फिर 710, 715. What is the में lowest you have went? Lowest was 665 और 660 in one mock test. 660. Okay. तो मतलब mock test में भी 660 से कम हाँ, कभी नहीं नहीं, है। So what was your 2-year journey in a glimpse? As in कि 11th का syllabus कब खत्म हुआ, 12th का syllabus कब खत्म हुआ, revisions कब start हुई, mock test कब hardcore start हुए? तो give us an overview कि what was your 2-year study plan like? Like April 2020 में 11th शुरू हुआ और ख़त्म हुआ लगभग फरवरी मिड 2021। फिर उसके बाद हम लोगों को ब्रेक मिला था और 1-2 अप्रैल 2021 से 12th क्लास शुरू हुई, जनवरी 22 में ख़त्म। उसके बाद मॉक टेस्ट और बहुत पार्ट सिलेबस टेस्ट वगैरह खूब सब टेस्ट और रिवीजन ही होता रहा उसके बाद। And during all this study time और preparation time, एक दिन का रेगुलर शेड्यूल क्या रहता था? Was there a specific timetable that you followed? And कैसा लगता, मतलब how was your day like during one of these days? मोर और लेस हर दिन का सेम रहता था। तो 7 o'clock पे मैं उठता था, फिर रेडी होके ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठता था, देन 12:30 के आसपास तक पढ़ता था। फिर 1 o'clock वॉज लंच टाइम, उसके बाद 2 से 8 तक क्लासेस, अब 8:30 तक डिनर ख़त्म मान सकते हैं। फिर थोड़ी बहुत बातचीत करके गप्पे मार के अगेन रात के 11:30 या 12 तक वाइंड अप करके सो जाता था। ऑलमोस्ट एवरेज कितनी पढ़ाई हो जाती थी दिन में इन टर्म्स ऑफ आउटपुट? हाउ मच? ओके, मतलब मैं ऐसा करता था कि हर दिन फिजिक्स को भी टाइम देना है, केमिस्ट्री को भी, बायो को भी। कोई दिन स्पेसिफिकली बायोलॉजी डे नहीं बनना चाहिए।
अच्छा ओके Because ऐसा क्यों मतलब बिकॉज इन माय प्रिपरेशन आई रिमेंबर कि मैं उल्टा करता था मैं बायोलॉजी डे अलॉट करता था कि आज बायोलॉजी डे है तो व्हाई डिड यू चूज दिस अप्रोच वेयर इन यू वर डूइंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको तीनों सब्जेक्ट्स करने होंगे तो रोज अगर आपकी आदत सेम रहे तो दैट हैबिट विल हेल्प यू। ओके दैट यू आर एक्सपोज्ड टू ऑल 3 इन अ सिंगल डे। हाँ मतलब माइंड की टॉगलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना फिर फिजिक्स की 2-3 घंटे फिर 2-3 घंटे केमिस्ट्री की फिर बायो किया आपको एग्जाम में भी पहले फिजिक्स करनी है फिर केमिस्ट्री फिर बायो। ओके ओके तो एग्जाम स्ट्रेटजी से उस चीज को सिंक कर लिया था कि योर स्टडी वाज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो इन द डे इसी ऑर्डर में पढ़ते थे। ओके तो एवरेज फिजिक्स को कितना टाइम देना चाहिए एक दिन में केमिस्ट्री को कितना और बायो को कितना 3-4 hours फॉर फिजिक्स एंड 3 hours केमिस्ट्री रेस्ट ऑफ द टाइम विल गो टू बायो। मतलब ये अलॉटेड टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा डेडिकेटेड टाइम देना इज मोर इंपॉर्टेंट। पर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है मतलब 1-8 घंटा का प्लस माइनस हम ले सकते हैं। और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं दैट यू आल्सो मेंशन्ड प्रीवियसली दैट देयर वर सम चैप्टर्स दैट यू फील की वर वीक फॉर यू सो व्हाट आर दोज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू नो come in the NEET exam also and must be revised at the end by every aspirant? Modern physics, semiconductors because ये ऐसा टॉपिक है जिनकी डिटेल बहुत ज़्यादा है पर हम लोगों को रेस्ट्रिक्टेड रखना पड़ेगा अपना स्कोप इसमें। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कुछ एक आध चीज़ें EMF वगैरह इंडक्शन का वो इम्पोर्टेंट है तो उसको लास्ट में थोड़ा ध्यान दे के जाना चाहिए उसमें। मतलब 12th की फिजिक्स एक बार रिवाइज करी जा सकती है। 12th की फिजिक्स में थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा एस्पेक्ट है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। केमिस्ट्री में बायो में तो पूरी बायो एक बार पूरी बायो दोबारा रिवाइज करनी ही करनी। हाँ बस उसमें ये कर सकते हैं हम वी कैन मार्क सर्टेन पॉइंट्स कि ये हमें लास्ट में देख के जाने हैं। हम उन भूलने वाले टॉपिक्स का फॉरगेटफुल टॉपिक्स का एक कलेक्शन बना सकते हैं। मैंने क्या किया था जितनी भी चीज़ें बार बार भूल जाता था मैं आई यूज्ड टू क्लिक अ फोटोग्राफ एंड पुट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप विच एंड आई वाज सोल मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। तो मतलब अपने उस पे ही अपने एंड पे सारी फोटोज़ का कलेक्शन था। लास्ट तक 350 to 400 फोटोज़ हो गई थी। तो एग्ज़ाम सेंटर वॉज जयपुर। अब मैं कोटा से जयपुर जा रहा था रास्ते में वही सब फोटोज़ वगैरह रिवाइज करते हुए जा रहा था कि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ एग्ज़ाम के बाद ये ना लगे कि ये चीज़ देख लेता तो एक क्वेश्चन हो जाता वो फीलिंग अवॉइड करनी। डिड दैट हेल्प इन द एग्जाम? ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आया उसमें से? यस ओके ग्रेट। मतलब वो कॉकरोच वगैरह का सेगमेंट का होता है ना तो वो अगर नहीं देखा होता तो कंफ्यूज हो सकता है डायलेमा में जा सकता था। राइट तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी आई फील कि व्हाट्सएप ग्रुप स्ट्रैटेजी है कि एसेंशियली एंड आई ऑल्सो डू दिस फॉर अ लॉट ऑफ माई रिमाइंडर्स सो दैट समथिंग दैट बट हाँ मतलब मैं अपने टाइम पे बिकॉज आई डेंट यूज व्हाट्सएप इन माई प्रिपरेशन बट दिस इज डेफिनेटली अ नाइस स्ट्रैटेजी। तो इसमें यही करना होता है ना दैट यू ऐड अ फ्रेंड एंड देन यू रिमूव दैट फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप। एग्जैक्टली। तो ठीक है भाई व्हाट्सएप अपना खोलो एक फ्रेंड को ऐड करो और आज उसको रिमूव कर दो उसको मत बताओ कि क्यों ऐड किया था क्यों रिमूव किया था एंड स्टार्ट सेंडिंग द वॉलेटाइल पॉइंट्स जो भी भूल सकते हैं एग्जाम से पहले ऑन दैट ग्रुप। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू द एग्जाम सेंटर या फिर एग्जाम सेंटर क्या जब हम इन जनरल भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं हमें कोचिंग तक जाना है या हम पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे हैं एकदम शादी सीजन चल रहा है अभी तो शादी के लिए जा रहे हैं तो यू कैन गो ऑन रिवाइजिंग दोज पॉइंट्स। ऐसी और कोई स्ट्रैटेजीज दैट यू फेल्ट दैट वर देयर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन दैट यू अटेम्प्टेड एंड यू नो कैन बी यूजफुल? सिमिलर स्ट्रैटेजी विद सिली मिस्टेक्स लाइक देयर ऐसा नहीं होता कि हम एक ही प्रकार की सिली मिस्टेक बार बार करते हैं। मतलब कभी हम करेक्ट का इनकरेक्ट पढ़ेंगे कभी हम 1+1 मतलब 7 into 749 की जगह कुछ और 69 कर देंगे तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तो जो भी सिली मिस्टेक का टाइप है you compile that also in another WhatsApp group. अच्छा okay so there has to be 2 groups one for volatile stuff and एक silly mistakes के लिए you can keep। जैसे मेरे को याद है एक कॉमन सिली मिस्टेक में करता था कि 3 का स्क्वायर में 6 कर देता था अपने माइंड में कभी कभी। सो यू आर राइट दैट दीस सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स आर देयर। एक ऐसी मिस्टेक 13 into 7 कई बार 91 की जगह 71 हो जाता है कैलकुलेशन में। तो हाउ डू यू थिंक यू इम्प्रूव्ड ऑन योर सिली मिस्टेक्स? मतलब दिस वाज वन स्ट्रैटेजी यूज्ड बिकॉज आई हैव आल्सो सीन कि जब मैं भी मॉक टेस्ट देता था तो जो चीज़ नहीं आती थी वो तो मुझे लगता था कि नहीं आती बट सिली मिस्टेक्स यूज्ड टू हर्ट। तो वन ऑफ माय टीचर्स यूज्ड टू से सिली मिस्टेक्स आर चिली मिस्टेक्स बिकॉज दे हर्ट। तो हाउ डिड यू इम्प्रूव ऑन योर सिली मिस्टेक्स? सिली मिस्टेक्स से फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है तो इम्प्रूवमेंट का वही मतलब यू कंपाइल देम देयर इज नो परमानेंट सोल्यूशन टू दैट। योर टेम्परामेंट ऑन द एग्जाम डे शुड बी सच दैट यू डोंट कमिट मेनी सिली मिस्टेक्स इन द एग्जाम एंड इट्स ह्यूमन एरर यू कैन नॉट रिड्यूस इट। I mean, you cannot bring it to zero. Just you can reduce it. तो एग्जाम डे स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब इन द सेंस कि एग्जाम हाउ डिड यू प्लान फॉर योर एग्जाम डे? बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट टू नो कि एग्जाम डे वाले दिन
क्या माइंडसेट लेके चलना है, व्हाट व्हेन टू गेट अप, व्हाट टू हैव, हाउ टू प्लान दैट डे? एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले यू गो टू द सेंटर सिटी, ओके, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा एग्ज़ाम के 2 दिन पहले कि आपकी रैंक 10,000 से अचानक फर्स्ट आ जाए, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो उसके बाद मतलब पूरा चिल रहना है। लाइक 2 days before you stopped studying? नो आई डेंट स्टॉप स्टडिंग, मतलब उसके बाद मैंने स्ट्रेस पूरा छोड़ दिया था कि अब जो करना था वो कर लिया है, अब बस पन्ने पलट के देख लो, कुछ दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो भी अब तो मतलब जो होना था हो गया है। तो उस मामले में काफ़ी अच्छा था कि आई वॉज क्वाइट चिल, ज़्यादा प्रेशर नहीं था। And then after that, let's say I've reached 1 day before. So you are from Uttarakhand, right? Yeah. You are from Rudrapur, and your center was in जयपुर। Jaipur. Okay. So you traveled to Jaipur, and then after that, what did you do? आफ्टर दैट लाइक जयपुर में नानी का घर है, तो और ही अच्छी बात है, अच्छा, वहाँ पे मतलब कंफर्ट जोन है, तो इट ऑलवेज हेल्प्स। सो एग्ज़ाम द डे बिफोर एग्ज़ाम थोड़ा बहुत वही जो आपको लगता हो कि ये वीक टॉपिक है उसको बुक से देख लिया, या फिर आपको कोई प्रीवियस मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स हैं उनको देख लिया, और जल्दी सो जाना है आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले। एग्ज़ाम के दिन लेट उठना है सो दैट आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी स्लीपीनेस फील ना हो। अच्छा, जल्दी सो जाना है और लेट उठना है, मतलब ऐसे। To avoid that drowsiness type kind of feeling. And breakfast must be light. Before the exam, you should take some caffeine, coffee. That would work. I took coffee before the exam to prevent sleeping. So that was my. मतलब काफी प्लान किया था कि हाँ कि क्या करना है, मतलब वो 2 दिन क्या करना है वो 2 महीने पहले पता होना चाहिए। राइट। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार ऋषित, कि यू वर वेरी फोकस्ड ऑन लास्ट में क्या करना है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स। तो नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज नोट्स इज यू नो द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग, तो नोट्स बनाने के लिए व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? नोट्स कैसे बनाए थे, क्या सोचा था नोट्स के बारे में? फिजिक्स में थियोरेटिकली मेरे नोट्स बहुत अच्छे थे, मतलब वो दे वर कंप्लीट इन इटसेल्फ, सप्लीमेंटेड बाय HCV। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए मैंने नोट्स बनाए, लेकिन मैंने उनको लास्ट में रेफ़र नहीं किया। लास्ट में मतलब वो केवल सीखने के पर्पज़ के लिए नोट्स इनऑर्गेनिक में यूज़ किए, लास्ट में केवल NCERT। ऑर्गेनिक में माई नोट्स वर वंडरफुल, मतलब आई स्टिल लव देम। एंड फिजिकल में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने चाहिए, पर आई डोंट प्रेफर मेकिंग शॉर्ट नोट्स। रेगुलर नोट्स में ही आप उन चीज़ों को मार्क कर लीजिए जो आप शॉर्ट नोट्स में अदरवाइज लिखते हैं। अच्छा, तो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए? बिल्कुल नहीं बनाए। ओके, सो इट्स बेटर टू हाईलाइट और मार्क। कैसे मार्क किया था उनको अपने नोट्स में, मतलब हाउ डिड यू? मतलब आपने हाईलाइटर यूज़ कर लिया, या फिर उसके ऊपर कोई कैची सा वर्ड लिख दिया, एक्सेलेंट, या कोई भी अच्छा सा वर्ड जो आपको कैची लगे, जो आप इजीली फ्लिप थ्रू करते हुए आपको वो दिख जाए, आपकी आंखों के सामने से वो निकले। ओके, राइट, ठीक है। तो मतलब देयर आर ऑलवेज वेरिंग ओपिनियंस आई हैव सीन, कि कई लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते हैं। तो आई जस्ट वांट ऑल द एस्पिरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाटएवर यू आर डूइंग, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। समबडी माइट बी हैप्पी मेकिंग शॉर्ट नोट्स, बट अगर किसी ने नहीं बनाए हैं तो वी हैव ऋषित हु सेज कि बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो देर आर ऑलवेज मल्टीपल ओपिनियंस एंड यू शुड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। उसके अलावा दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट यू मेंशन्ड दैट it takes some practice and time to, you know, master the art of reading NCERT. Yes. So I want you to tell our aspirants what is that art of reading the NCERT and what are some golden points that need to be kept in mind. NCERT को पढ़ने के लिए मतलब आपको लाइन बाय लाइन, हर लाइन का एक मीनिंग है। किसी भी लाइन को जस्ट मगअप नहीं करना है कि जस्ट गल्पिंग दैट लाइन कि ये लिखा है, ऐसा होता है, ये सही है, ऐसा नहीं। हर एवरी लाइन नीड्स टू बी एनालाइज्ड कम्प्लीटली। और मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि इस लाइन में से क्या क्वेश्चन बन सकता है। आपको कोई क्वेश्चन एक बार मिला, एक फर्स्ट रीडिंग में कोई क्वेश्चन मिल गया, सेकंड रीडिंग में कोई और दूसरा क्वेश्चन मिल गया, थर्ड में कुछ और मिल गया, ऐसा भी कई बार हुआ है। तो उन क्वेश्चंस को उस NCERT के पेज में आप ऊपर नीचे बहुत जगह होती है NCERT में वैसे ही, तो आप लिख सकते हो उधर। तो साइड में यूज्ड टू ऐड पॉइंट्स एंड और अगर कोई क्वेश्चन आपका NCERT से किसी टेस्ट में गलत हुआ तो उसको वहाँ हाईलाइट करके लिख दो कि दिस क्वेश्चन, मतलब यू मेक अ क्यू लेटर उसके ऊपर कि ये मेजर टेस्ट में गलत हुआ, ये इस पर्टिकुलर टेस्ट में गलत हुआ, ताकि वो आपका कंसाइज हो जाएगा, मिस्टेक्स बिकम कंसाइज इन योर NCERT। तो ऋषित, सो फार वी अंडरस्टूड कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से करी, हमने बुक्स पढ़ी, बट एक चीज जो स्टिल कहीं ना कहीं रह जाती है, दैट वी रिमेंबर थिंग्स बेटर आउट ऑफ डिस्कशन। Did you used to discuss your questions or doubts or you know whatever you used to study, जो भी हम पढ़ते हैं उसको, did you used to discuss it with anyone? If so, how did it help your preparation?
टेस्ट के बाद जो क्वेश्चंस होते थे उनका डिस्कशन फ्रेंड्स के साथ होता था, कभी कभी जूनियर्स के साथ कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लेते थे, वो भी 11th में, आप 12th में तो वो 11th में, तो 11th का बाद की बातें डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट वो काफ़ी, उनका एग्जाम दूर है, दे आर लाइक चिल वंस, तो उससे अपना वो तो मैं स्ट्रेस दिए बिना हाँ डिस्कस करेंगे, डी स्ट्रेसिफाई हो जाते हैं। ओके। और बाकी टीचर्स के साथ कर सकते हैं डिस्कशन क्वेश्चंस का। मैंने क्या किया था, हमारे यहाँ बायोलॉजी के 2 स्पेशल, एक जूलॉजी के, एक बॉटनी के टीचर्स थे, तो वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते थे वाइवा की तरह, जैसे कॉलेज में वाइवा होता अच्छा, है। वाइवा की तरह, ओके राइट। तो वो अपने हाथ में एनसीईआरटी खोलते थे, उसमें से क्वेश्चंस जो उनके एक्सपीरियंस से जो उन्हें पता होते थे वो हमसे पूछते थे, और अगर हम उनके सामने आंसर कर पा रहे हैं तो देवर गारंटीड कि एग्जाम में कर लेगा ये बच्चा। सो दिस इज एसेंशियली एक्टिव रिकॉल, जो बहुत लोग सुनते हैं यूट्यूब पे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्टिव रिकॉल जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, फैड बन रहा है। तो दिस इज एसेंशियली एक्टिव रिकॉल कि यू आस्क समवन, मतलब ये चीज़ आई डिडंट हैव अ टीचर टू डू दिस फॉर मी, तो मैं कभी कभी अपनी मम्मी को बोलता था कि मम्मी ये रही एनसीईआरटी, इसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है पूछो, जस्ट ओपन अ पेज ऑन इट एंड आस्क इट टू मी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कॉमन चीज़ है, एंड ये वाइवा स्ट्रैटेजी हमें देने के लिए थैंक यू ऋषित। इससे फिर एनसीईआरटी को भी एक ह्यूमन टच मिल जाता है, बिकॉज एनसीईआरटी और आपकी जगह एनसीईआरटी एस्पिरेंट एंड अ टीचर इज आल्सो हेल्पिंग यू। एब्सोल्युटली। तो एसेंशियली आई फील कि यहाँ पे द रोल ऑफ डिस्कशन दैट केम इज कि अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, यू हैव योर जूनियर्स टू डिस्कस, एंड अगर आप 11th में हो तो अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करो, एंड अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो, एंड एसेंशियली ये सब करके यू आर एडिंग अ ह्यूमन टच टू द प्रिपरेशन। That was wonderful, Rishit. Thank you so much. And I think that last point beautifully summarizes everything that came out in this interview. And the 2 things that I really loved were your Viva strategy and your WhatsApp strategy. And I think हर एस्पिरेंट को इन दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, बिकॉज आई फील दे आर वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। एंड CTWT के एंड में हम थोड़ा फन सेशंस रखते हैं। And I have taken 2-3 CTWT interviews of more of my juniors, some of your batchmates that is. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये interviews लेके, and we have introduced a new segment in this, it's called Ask a Senior. तो here I give you the freedom कि मेरे से 3 questions पूछ सकता है तू। वो questions कुछ भी 3 questions हो सकते हैं, वो academic questions हो सकते हैं, they could be about my personal life. But the catch is I will only answer in yes or no. Right. ठीक है? तो what are your 3 questions? So my first question is, are you enjoying hostel life at AIMS? Yes, absolutely. Did you feel good when the AIMS exam was scrapped and replaced by NEET? No, actually I felt quite saddened by that. और आपके कॉलेज की पर्सनल लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए जब आपको लो फील हुआ या ओवरवेल्म्ड फील हुआ, या फिर लाइक यू वर मिसगाइडेड और नॉट गाइडेड? Yes. आई फील कि हर किसी की लाइफ में ऐसे काफ़ी मोमेंट्स आते हैं दैट यू आर फीलिंग लो, एंड आई फेल्ट कि कॉलेज लाइफ में बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू आर अवे फ्रॉम ऑल दैट, तो समटाइम्स दोज मोमेंट्स कम एंड you learn to deal with them. And I think as a senior it's very important कि I tell you and all my other juniors also who are watching this video that even whenever you're feeling low, you should always find the people and find the support systems that will always uplift you. So thank you Rishit for asking me those questions. Another tradition at CTWT is the rapid fire round, and now you ask me a few questions. अब मैं पूछूंगा यहाँ पे and you have to answer as soon as possible. जो भी दिमाग में पहली चीज आए you'll answer. Sure, sir. And if you do well, there's a surprise for you. Okay. Okay. So are you ready? Yes, sir. So my first question. If you could know the absolute and total truth to one question, what question would you ask? What happens after death? Okay. What job would you be absolutely horrible at? Perhaps teaching. Okay. That's a huge compliment to your teachers, I guess. If you had to work but didn't need the money, what would you choose to do? Philosophical discussion. Baba ban jaoge. Okay. When things break, do you prefer to fix them or replace them? Replace them. If you could learn any language fluently, what would it be? Sanskrit perhaps, because people don't generally know that. तो मतलब अलग चीज़ है, अलग करने का मज़ा कुछ और है. So Rishit, you did really well, and I think you totally deserve the surprise that I promised to you. So here's that CTWT hamper for you. Thank you, sir. Congratulations. Thank you. Right. इसको इधर ही रख देते हैं. And let's move to one of the final parts of this interview,
where I want you to give a last message to the aspirants and एक जो भी parting message आप सारे viewers को देना चाहे जिन्होंने इतनी मेहनत करी है वीडियो के एंड तक वॉच करने की, प्लीज़। तो माई मैसेज वुड बी, आपको अपना काम इंटरेस्ट से करना चाहिए। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो डोंट टेक इट एज अ बर्डन। इफ़ यू टेकिंग इट एज अ बर्डन देन थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट। फिर आपको मेहनत लगेगी। इफ़ यू टेक इंटरेस्ट इन दैट विल बिकम योर पैशन। That's my last message. So that's really great. Thank you so much for those inspiring words. So lastly, we have a last segment that is Tagger Topper. तो अपने किसी भी friend को tag करो who is a topper and who will be able to guide the aspirants just the way you did, and they'll also learn from what was his journey or her journey. So who would you like to tag? I would like to tag Nitan Joshi, yeah 32, NEET 2022. Okay. So he's your batchmate? Yeah, he's my friend and batchmate. So Nitansh, hopefully we'll get in touch with you soon and हम चाहेंगे कि आप भी CTWT पर आएँ और जैसे ऋषित ने अपने thoughts, अपनी journey और अपनी strategy सारे viewers के साथ share करी and सबको बहुत truthfully बताया कि journey कैसी रही and what were the special tips that Rishit used which helped him get such an amazing rank with such a great score. And I would also want कि you all take the important things from this interview, write it down and start implementing them from today itself, ताकि ये चीज़ें देखने से आपको जो भी benefit हो रहा है, you derive that, you reap those benefits. So thank you Rishit, thank you so much again for sparing your valuable time. वैसे first year तो chill ही होता है तो इतना valuable time है नहीं, but thank you so much for telling everything because that means a lot. Thank you everyone for watching. Hope this was useful to you. We'll be back to you with more such episodes, more toppers, more strategies, more tips for you to learn from. Meanwhile, subscribe to Chamomile Tea with Toppers. Remember to like this video, drop a comment and share this video with your friends.